बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर खराब से खराब तर। अब ये इस जो भी जाली निज़ाम हुआ और ख़ास तौर पे 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद जो नतीजे जारी किए गए और 8 फरवरी से पहले जो इस सारे इलेक्शन को प्रगंदा किया गया और इलेक्शन प्रोसेस को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से और गैर जमहूरी तरीके से अपनी पसंद के नताइज हासिल करने के लिए जो कुछ किया गया, उन तमाम किरदारों के लिए काफ़ी मुश्किल दिन आने वाले हैं और इसमें कौन कौन फंसेगा ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किस किस के बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, एक फैसला तो हो चुका और वो फैसला है कि इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये निज़ाम अब चलने के काबिल नहीं। इसका मतलब ये है कि मौजूदा तमाम हुक्मरानों की छुट्टी होने जा रही है और सबसे पहले जो छुट्टी होनी है वो मरीम साहिबा की होगी और शहबाज शरीफ साहब की होगी और उसके बाद फिर लाइन लग जाएगी और बिलाखिर बिल ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। अब उसके लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा, ये एक सवाल है, क्योंकि अभी तक जो अगला स्क्रिप्ट है और अगला जो ब्लूप्रिंट अगला जो फुटप्रिंट है वो सामने नहीं आ रहा। उसको ज़रा तलाश करना पड़ेगा और उसकी तलाश भी जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आप तक ले आएंगे। लेकिन फिल वक्त जो इस सारे निज़ाम का मलबा किस पे डालना है और वो कौन लोग हैं जिन पे ये सारे का सारा मलबा डाला जाएगा, ख़ास तौर पे इलेक्शन, ये इलेक्शन किसने ख़राब किए, क्योंकि आइनी जिम्मेदारी किसकी थी, ये बात जहन में रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो भी है वो मौजूद है, लेकिन असल जो है रिकॉर्ड पे कौन आएगा, रिकॉर्ड पे किसने ये काम करना था, किसकी जिम्मेदारी थी। और वो जिम्मेदारी थी, एक तो थे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि उन्होंने कुछ फैसले दिए और इलेक्शन के बारे में उन्होंने हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को बैन किया और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को भी बैन करके उनको भी उनके महदूद कर दिए गए और तमाम हाई कोर्ट्स को हुक्म दिया था कि अब वो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे और कोई भी मुकदमा आता है इलेक्शन से मुतालिक तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये काजी साहब ने एक हुक्म सादर किया था उस वक्त जब मांगे गए थे रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से, जबकि अभी लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये लिखकर भेजा था कि पहले हमें बताएं अपनी रिक्वायरमेंट्स कब और कैसे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस ऑर्डर को जब जस्टिस बाकर नजफी साहब ने उसको ऑर्डर मुअत्तल किया, जो सिविल साइड से लेने थे असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रिटर्निंग अफसर बनाया जा रहा था, तब जब ये मामला पहुंचा जस्टिस बाकर नजफी साहब ने इसको सस्पेंड किया तो काजी साहब ने फिलफौर इस पे एक्शन लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने चैम्बर में बुलाकर कुछ हिदायत दी। तो एक चार्जशीट जो बनने जा रही है वो काजी साहब के खिलाफ बनेगी और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा साहब जो हैं वो छुपेंगे काजी साहब के पीछे और वो कहेंगे कि मुझे तो काजी साहब का दबाव था और काजी साहब के हुक्म के मुताबिक मैं ये सब कुछ कर रहा था और उन्होंने अपने चैम्बर में बुला के मुझे खुद कहा था कि जनाब पेटिशन फाइल करें, मैं आज और अभी इसी वक्त फैसला सादर करूंगा। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लेते रहे और उनके खिलाफ फैसले देते रहे और इस हद तक वो इंतकाम पे उतरे कि वो भी एक फरीक बन गए और ये मामला रिकॉर्ड पर मौजूद है, क्योंकि जब मखसूस नशिस्तों की हेयरिंग हो रही थी केस की तो उसमें ख़ास तौर पे जज साहिबान की तरफ से, ऑनरेबल जजेस की तरफ से ये ऑब्जर्वेशंस आई थी कि इस केस में तो इलेक्शन कमीशन को आना ही नहीं चाहिए था। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन जो है वो तो खुद एक पार्टी बन चुका है, एक फ्रीक बन चुका है और वो खुद इस सारे
जो गंदा खेल है, गंदा धंधा है, उसमें वो खुद इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बन के सामने आ गया और उसने अपनी गैर जानिबदारी जो है वो ख़त्म कर दी है। ये बाकायदा तौर पे ऑब्जर्वेशन आई थी, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर कहीं ना कहीं पे आ चुकी हैं और कुछ मज़ीद आ जाएंगी। और फिर कमिश्नर रावलपिंडी का जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वो भी सारे का सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ चार्जशीट है। अब ये है मामला और ये सूरत हाल है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो भी था वो सबको पता है, लेकिन उन्होंने एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब ये बहुत प्रेशर बढ़ा, मिलिट्री लीडरशिप पे बहुत प्रेशर आया कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है और हम इसमें इस हद तक आगे क्यों चले गए कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसका 9 फरवरी को नतीजा तब्दील कर दिया गया, तो आर्मी बतौर इदारा इसमें इस हद तक क्यों मिलाइन हो रही है। तो उस वक्त एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, प्रेस रिलीज जारी किया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें ISPR ने ये वजाहत की थी, अपना दामन बचा लिया था ये कहकर, गो कि वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड पे उनको भी पता है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन किसी ना किसी के गले का फंदा तो इसमें बनना है। तो लिहाजा ISPR ने बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शन के अमल में हमारा कोई लेन देन नहीं और हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए थे। बाकी इलेक्शन कैसे हुआ, वोट डालना, पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या हुआ, नतीजे कैसे तैयार हुए, नतीजा डिले कैसे हुआ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ISPR का ये स्टेटमेंट ऑफिशियल मौजूद है, क्योंकि ये पता सबको ही है, पता मिलिट्री लीडरशिप को भी है, पता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी है, काजी साहब को भी पता है कि उन्होंने सब ने ये मिलकर खेल खेला है, लेकिन फंसेगा कौन और ये फंदा किसके गले में डाला जाएगा, इलेक्शन धांधली का बल्कि इलेक्शन चोरी का। तो उसके लिए जो फौरी तौर पर दस्तयाब हैं वो एक हैं काजी साहब और एक हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब। ये दो लोग हैं जिन पे, और फिर आगे अरकान आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान वो सब आ जाएंगे। तो ये तो है मामला। दूसरा, काजी साहब जो हैं वो उनके खिलाफ और भी बहुत सारा कुछ मटेरियल मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, ये तो इनकी तरफ से तो हैं ही हैं एतराज़ात, लेकिन उन्होंने कुछ ऑनरेबल जजेस के इस्तीफे जो लिए ज़बरदस्ती, उसमें भी उनका रोल मौजूद है, अमल दखल मौजूद है। तो उसमें भी जो है उनका नाम आ रहा है और वो भी उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो सरे फहरिस्त होगा। फिर ये कि बल्ले के निशान का फैसला और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पार्टी बन के फैसले दिए, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आने वाली हैं और जब रिकॉर्ड पर आ जाएंगी तो काजी साहब के लिए बच निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है, और न सिर्फ सामान पैक करना शुरू कर दिया है बल्कि हो सकता है वो चीफ जस्टिस हाउस जो है वो कबल अज़ वक्त खाली कर दें, और ये भी हो सकता है कि वो छुट्टी पर चले जाएं। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो कोई हो सकेगा, और मुझे इसका जो इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना पोलराइजेशन, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और काजी साहब के फैसले जो हैं अदरवाइज भी बहुत ही मुतनाज़ तरीन हो गए हैं और वो खुद उन फैसलों को मुतनाज़ करार दे रहे हैं। लिहाजा जो लास्ट उनका एक फैसला और जो चैम्बर में बुला के उन्होंने मामला को तय किया और फिर ओपन कोर्ट में जो कुछ हुआ मुबारक सानी केस में, वो सारी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और जिसकी वजह से काजी साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि उन्होंने फैसले गलत दिए, और जो फैसले दिए फिर उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये फैसले सही नहीं हैं, मुतनाज़ हैं। लिहाजा
ایک جو ان کا آنے سے پہلے بہت زیادہ روب دبدبا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہی جوڈیشری کے اندر ان کو بے شمار شکایات موصول ہوئیں، لیکن انہوں نے اس پہ بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، خاص طور پر 6 آنریبل ججز کا خط، اور اس میں وہ بجائے اس کے کہ وہ ججز کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ کھڑے ہو رہتے، انہوں نے ان 6 ججز کو اپنے ڈنر پر بلایا اور ڈنر پہ ان کو رام کرنے کی کوشش کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، ان پہ دباؤ ڈالا کہ آپ یہ خط واپس لے لیں اور اس کو ادروائز ہم حل کرتے ہیں۔ تو آنریبل ججز نے یہ بات نہیں مانی، تو قاضی صاحب پہ چیکس لگ گئے ہیں، انڈر آبزرویشن ان کی ایک ایک چیز کو چیک کیا جا رہا ہے، ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے بھی کہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی اور انہوں نے گھر جانا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جانے کے بعد ان کا محاسبہ بھی ہو، تو اس لیے وہ کافی ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے جانے سے پہلے وہ کوئی اور کرائسس نہ کھڑا کر جائیں، کوئی ایسا فیصلہ دے کے، کوئی ایسے آبزرویشن دے کے، کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے نقصان ہو پاکستان کے یہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کو بھی، اور ٹوٹی پھوٹی جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو بھی ہو۔ پھر تیسرا یہ کہ قاضی صاحب نے شہید ارشد شریف کا کیس ابھی تک نہیں سنا، اور یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے، اور قاضی صاحب کے تقریباً اس وقت 11 مہینے ہو چکے ہیں ان کو سنبھالے ہوئے پوزیشن اپنی، 11 مہینے، 2 مہینے ان کے باقی ہیں، اور 2 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا اب تو اس سارے عرصے میں قاضی صاحب نے شہید ارشد شریف کا کیس ٹیک اپ نہیں کیا، اور وہ ٹیک اپ کر سکتے تھے، وہ ان 11 مہینوں میں بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شہید ارشد شریف کے کیس کو نہیں پک کیا اور اس کی ہیئرنگ نہیں کی، اور ایک دفعہ انہوں نے کی بھی تو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے غلط بینچ بنایا گیا، اور اس کو جب کہ پہلا لارجر بینچ تھا، لارجر بینچ کے بجائے انہوں نے اس کو فل بینچ کے حوالے کر دیا 3 ممبرز کے، جبکہ 2 آنریبل ججز جنہوں نے وہ مقدمہ سنا تھا وہ موجود ہیں، وہ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی موجود ہیں، جسٹس مظہر بھی موجود ہیں۔ جب وہ موجود ہیں تو پھر یہ کیسے ہوا کہ جناب آپ 3 ممبرز کے سامنے اس کیس کو کر دیں؟ تو اس لیے اب وہ بھی سارے کا سارا چینج ہو چکا ہے، اور اب شہید ارشد شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ سپٹمبر میں آئے گا، اور پھر وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے رجسٹ کیا، ورنہ قاضی صاحب نے اس کیس کو بھی وہ 3 ممبرز کے حوالے کر کے اس کا بھی تیا پنچا آئی تھنک کروانا چاہ رہے تھے، یا پھر یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپس میں ہی ٹکرا جائیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب، تو دیکھتے ہیں کہ کیا رنگ اور کیا گل کھلائے جاتے ہیں۔ تو قاضی صاحب پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہیں جانے سے پہلے کوئی ایسا نیا فیصلہ دے کے کرائسس نہ کھڑا کر دیں، بحران نہ کر دیں۔ تو اس لیے جناب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔